हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 8 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 10 कानून और सामाजिक न्याय करेंगे। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो भी मजदूर होते हैं या फिर उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं उनके लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं वो किस तरह लागू होते हैं और किस हद तक कायम रहते हैं। इसके अलावा अगर उन कानूनों को किसी के द्वारा कभी तोड़ा जाता है तो किस तरह उन मजदूरों को न्याय दिया जाता है। इसका पहला हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कानून। चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून ज़रूरी होते हैं। लोगों को कई तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। कानून बहुत मायने रखता है। तो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मार्केट हो, कोई ऑफिस हो या फिर कारखाना हो, वहाँ पर कुछ निश्चित तरह के कानून बना दिए जाते हैं ताकि जो लोग होते हैं उन्हें किसी के द्वारा भी किए गए शोषण से बचाया जा सके। निजी कंपनियां, ठेकेदार व्यवसाय आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। तो जितनी भी ये प्राइवेट कंपनियां होती हैं, ठेकेदार व्यवसाय, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत गलत गलत तरीके के काम करने लगते हैं। जैसे कि वो मज़दूरों को कम मेहनत आना देते हैं। जो मज़दूर होते हैं उनके यहाँ पे काम करने वाले, उन्हें बहुत कम वेजेस दिए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों से काम करवाते हैं। वो लोग अपनी फैक्ट्री में या फिर अपने ऑफिस में बच्चों को रख लेते हैं काम के लिए, और वो लोग बच्चों को इसलिए रखते हैं ताकि जो बच्चे होते हैं उनको उन्हें सैलरी कम देनी पड़ती है, तो ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता है। तो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वो बच्चों से काम करवाने लगते हैं। काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते, यानी कोई सेफ्टी रूल्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते। इसके अलावा उन लोगों को पर्यावरण से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना मर्जी वो लोग वायु को प्रदूषित करते हैं या फिर जो पानी होता है उसको दूषित करते हैं, किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। तो उनकी वजह से आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। वहाँ के जो वर्कर होते हैं उनको नुकसान तो पहुंचता ही है, इसके अलावा जो और लोग होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि इसी में एक कानून बनाया गया है, न्यूनतम वेतन कानून। मजदूरों को मेहनत आना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनत आना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का एक कानून बनाया गया है। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो एक कानून बनाया गया है मजदूरों के लिए कि किसी भी मजदूर को उसकी मेहनत के कम पैसे ना मिले। एक जो वाजिब होता है, यानी एक जो सही रेट होता है, वो किसी भी मजदूर को मिलना ही चाहिए। एक फिक्स कर दिया गया है कि किसी मजदूर को इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, इससे कम पैसे ना दिए जाए, और टाइम टाइम पे उनकी जो सैलरी होती है वो भी बढ़ाई जाए। तो कोई भी अगर वर्कर है तो उसके जो मालिक हैं उनके द्वारा उसका शोषण ना हो, इसीलिए इस तरह का कानून बना दिया गया है। अगर ये कानून नहीं होता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम करवाते और कम से कम सैलरी देने की कोशिश करते, क्योंकि उन्हें तो अपने प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। इसीलिए कुछ इस तरह का कानून बनाया गया है कि कम से कम एक फिक्स अमाउंट में सैलरी मजदूरों को मिलनी ही चाहिए। बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, उनमें से किसी का शोषण ना हो। तो जैसे मजदूरों के लिए ये वेतन कानून बना दिया गया है, न्यूनतम वेतन कानून, उसी तरह जो हमारे मार्केट में उत्पादक या फिर उपभोक्ता होते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए भी, यानी उनका भी शोषण ना हो, इसके लिए भी कुछ खास तरह के कानून बना दिए जाते हैं। कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता है, सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून को लागू किया जाए। जैसे प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थल का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। तो अगर सिर्फ कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, जो सरकार होती है उसको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि कानून अच्छे से लागू हो रहे हैं या नहीं, और इसको देखने के लिए वो जितने भी कार्यस्थल होते हैं, जहाँ मतलब फैक्ट्री हो गई या फिर ऑफिस वगैरह हो गए, वहाँ पे जाके वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। वो देख सकती है कि हाँ, जो मज़दूर हैं उनकी देखरेख अच्छे से की जा रही है या नहीं, यानी उनको सेफ्टी रूल्स मतलब सेफ्टी टूल्स दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उनको सही सैलरी दी जा रही है या नहीं दी जा रही, कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, वहाँ पे किसी बच्चे से काम तो नहीं करवाया जा रहा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट का होता है।
अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। तो कानून हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि जो मज़दूर है वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है और उसको डर होता है कि कहीं मतलब मेरी आमदनी ना ख़त्म हो जाए, उसको इस बात का डर होता है, इसलिए वो कम सैलरी पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि एक मज़दूर जाता है तो दूसरा मज़दूर मिल जाता है। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो मिल के मालिक होते हैं वो लोग भी उठाते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको बचाने के लिए जो मज़दूर होते हैं उनका शोषण ना हो, उनको बचाने के लिए इस तरह के कानून बना दिए जाते हैं। कानून को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो सरकार है वो कंपनियों की जो भी एक्टिविटी होती है उसके ऊपर कंट्रोल रख सकती है। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। जैसे शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमें एक मौलिक अधिकार दिया गया है शोषण से मुक्ति का अधिकार, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कम सैलरी नहीं दी जा सकती, यानी जितना उसका बनता है, जितना उसके लिए फिक्स किया गया है उतना अमाउंट उसको देना ही होता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को बंधुआ बना के अपने यहाँ पर मजदूरी के लिए नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा संविधान में यह भी कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा संविधान में ये चीज़ भी कही गई है कि जितने भी बच्चे होते हैं उनको किसी भी इंडस्ट्री में नहीं रखा जाएगा। कोई भी अगर खतरनाक काम है तो वहाँ पे उन्हें काम करने के लिए नहीं रखा जाएगा। तो कानून तो बन गए, लेकिन फिर भी 2011 की जब जनगणना हुई थी तो ये चीज़ देखी गई है कि 5 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, इतनी कम उम्र के जो बच्चे हैं वो लगभग 40 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो ऐसी जगहों पे नौकरी कर रहे हैं। कानून तो बन गए लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका उल्लंघन भी कर रहे हैं। इसके अलावा 2016 में 1986 का जो एक्ट था उसमें थोड़ी सी करेक्शन की गई और उसमें 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे, इसके अलावा 14 से 18 साल के जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं उन लोगों को मतलब अगर उन लोगों से ऐसा काम करवाया जाता है जो बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है किसी इंडस्ट्री वगैरह में तो इससे अपराध माना जाएगा। तो अगर कोई भी इतने छोटे बच्चों से काम करवाता है तो उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल कानूनी रूप से मतलब इसको लागू कर दिया गया है कि इस तरह का अगर काम होता है तो ये अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी की। ठीक है, 2 दिसंबर 1984 को 2 दिसंबर 1984 को एक बार जो भोपाल है वहाँ पर बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी जिसे भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। तो भोपाल में एक कंपनी थी अमेरिका की जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड नामक, जिसमें कि कीटनाशक बनाया जाता था। और 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिक गैस रिसने लगी। तो इस फैक्ट्री में अचानक से क्या हुआ कि गैस जो होती है वो रिसने लगी यानी लीक होने लगी और ये इतनी ज़्यादा जहरीली थी कि पूरा जो एरिया था वहाँ पर फैल गई। तो कंपनी के जो मज़दूर थे वो लोग तो इससे प्रभावित हुए ही, जो उसके आसपास के इलाके के लोग थे वो भी प्रभावित हुए। इस गैस की वजह से लोगों को जो परेशानी हुई थी, जैसे उन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, इसके अलावा उनको आंखों में जलन होने लगी। तो इस तरह की बहुत सी दिक्कतें लोगों को हुई थी और इतनी खतरनाक थी ये गैस कि 3 दिन के अंदर ही 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। 3 दिन के अंदर में 8,000 से ज़्यादा लोग उस टाइम पे मर चुके थे। इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा जो लोग थे वो इसमें बीमार हो गए थे और इसमें बीमार होने वाले लोग गरीब थे, कामकाजी परिवारों के थे। ठीक है, जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए थे उनमें से भी बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों यानी उनको सांस से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स रही। इसके अलावा आँख से रिलेटेड बीमारियाँ,
और भी अन्य तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा। तो जो लोग बच भी गए थे उनको भी काफ़ी सालों तक इस तरह की बीमारियां रही। इसके बाद और भी जो बच्चे रहे उनको भी कई तरह की प्रॉब्लम्स रही। जैसे कि यहाँ पर एक बच्ची को दिखाया गया है जिसको अजीबोगरीब कुछ विकृतियाँ पैदा हो गई थी। ठीक है, ये तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। उसके बाद जो यूनियन कार्बाइड कर्मचारी थे, वहाँ के जो मजदूर थे, उन लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया और उन लोगों ने ये मांग की कि ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसको इसलिए एक्सीडेंट नहीं कहा गया क्योंकि यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा के जो उपाय थे उसको जानबूझकर नज़रअंदाज किया था। 2 दिसंबर से पहले भी यहाँ पर ये दुर्घटना घट चुकी थी जिसमें कि एक मजदूर की मौत हुई थी और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। तो अगर वो लोग चाहते तो इसमें मतलब सुधार कर सकते थे। एक व्यक्ति मर चुका था तो वो लोग मतलब जो वहाँ की सुरक्षा उपाय, जो भी सुरक्षा की चीज़ें थी वो मुहैया करवाते अगर बाकी के मज़दूरों को, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। इसीलिए इसको दुर्घटना नहीं कहा जा सकता। उसके बाद इसके लिए न्यायालय में अपील की गई सरकार के द्वारा और 1985 में $3 अरब का मुआवजा मांगा गया। लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दी, लेकिन कंपनी की तरफ से सिर्फ $47 करोड़ ही मिला। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले जो लोग थे उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में, यानी जो सुप्रीम कोर्ट थी, वहाँ पर उन्होंने अपील किया। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने भी इस फैसले में कोई खास बदलाव नहीं किया। ओके, उसके बाद आज भी 24 साल बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो पीने के लिए साफ़ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से जो ग्रस्त लोग थे, यानी जिन लोगों को इतना प्रभाव हो गया था उस गैस की वजह से, वो इतने प्रभावित हुए थे, उन लोगों के लिए नौकरी की मांग तक की जा रही है। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के जो चेयरमैन थे एडरसन, उनको सज़ा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है। तो आज भी जो लोगों का संघर्ष है वो जारी है क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक लोगों को नुकसान पहुंचा था, बहुत बड़े तबके को नुकसान पहुंचा था क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी जगह पे लगाई गई थी जहां आसपास बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते थे। एक मज़दूर की क्या कीमत होती है, अब हम ये समझते हैं कि जो एक मज़दूर होता है उसकी क्या कीमत थी। और ये जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी उसको भारत में ही क्यों लगाया गया था, इन्होंने अपना कारखाना भारत में ही क्यों लगाया था। तो इसके कई सारे पॉइंट हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा सस्ता श्रम, क्योंकि भारत में जो मज़दूर होते हैं वो बहुत ही मतलब कम रेट पे मिल जाते हैं। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण सस्ता श्रम है। यह कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मज़दूरों के मुकाबले वहाँ के मज़दूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। तो अगर ये कंपनियां दूसरे देशों में अपनी कंपनी लगाएं, अमेरिका में लगाएं या फिर किसी विकसित देश में लगाएं, तो उन्हें वहाँ के मज़दूरों को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। बल्कि हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि एक मज़दूर जाता है तो दूसरा मज़दूर आ जाता है। ठीक है, तो इस बात का जो फ़ायदा होता है वो मिल के मालिक उठा लेते हैं। भारत में ना केवल वह कम कीमत पर काम करवा सकते हैं बल्कि यहाँ के जो मज़दूर हैं वो ज़्यादा घंटे तक भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ के मज़दूरों से ओवर टाइम भी बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। यहाँ मज़दूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा यहाँ के जो मज़दूर होते हैं उन लोगों की जितनी भी ये रहने वगैरह के लिए भी इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अगर वो विदेशों में इस चीज़ को करवाएं, विदेशों में फैक्ट्रियाँ लगवाएं, तो वहाँ पे उनको कितना ज़्यादा मतलब नुकसान, वो लोग इस चीज़ को कहेंगे, कितना ज़्यादा उनको नुकसान होगा। इसीलिए यहाँ पर वो लोग फैक्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है। इस तरह यह कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। तो वर्कर्स के ऊपर तो वो लोग बिल्कुल ही खर्चा नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम करवाते हैं और कम से कम सैलरी उन्हें देनी पड़ती है। इसके अलावा उनके लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं की जाती, ना तो सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की जाती है, ना ही उनके लिए अच्छे मतलब जगह रहने के लिए अच्छी जगह की व्यवस्था की जाती है। किसी चीज़ पे भी उनको खर्च नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है हमारा लागत में कटौती। ये लोग अपने जो लागत होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा कटौती करते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी। तो उनके यहाँ पर या उनका जो कारखाना था वहाँ पर या तो जो उनके उपकरण थे वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे या फिर उनकी जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा कम थी।
1980 से 1984 के बीच में मिक्स संयंत्र के कारीगरों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। तो इस दौरान 12 लोग वहाँ पे काम करते थे, लेकिन 12 से घटा के उनकी संख्या 6 कर दी गई। जहाँ पे 12 लोगों की ज़रूरत थी उस संख्या को घटा के बिल्कुल आधा कर दिया गया। तो अब जो बाकी के 6 लोग हैं उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। अब 12 लोगों में से 6 लोगों को ही रखा है इन्होंने, तो यानी उनको सैलरी मतलब अब उनकी जो लागत है वो तो कम हो गई ना। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की यानी उनके जो ट्रेनिंग की अवधि होती है, ये जो टाइम पीरियड होता है वो 6 महीने से घटाकर 15 दिन कर दी गई। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद अगर अदर कंट्रीज़ की हम बात करें तो वहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग होती है इस तरह की, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इसमें भी उनका खर्चा बच जाता है। इसके अलावा जो नाइट शिफ्ट के लोग होते हैं उनको भी हटा दिया गया। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के में अंतर, अगर हम दोनों जगह में अंतर की बात करें, जैसे कि अमेरिका में एक कंपनी है और एक इंडिया में कंपनी है, दोनों में ही अगर हम अंतर की बात करें तो अमेरिका में जो भी निगरानी रखी जाती है वो कंप्यूटर के थ्रू रखी जाती है। सारी जो चेतावनी होती है वो कंप्यूटर युक्त होती है, बल्कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा वहाँ पे सुरक्षा उपकरणों पे बहुत ध्यान दिया जाता है, बल्कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा वहाँ पे मज़दूरों की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, यहाँ पे सिर्फ 15 दिन की होती है। वहाँ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है, यहाँ पे कम सैलरी देनी पड़ती है। वहाँ के जो मज़दूर होते हैं वो पूरी सेफ्टी के साथ काम करते हैं, यहाँ के मज़दूरों की सेफ्टी की कोई चिंता नहीं की जाती। वहाँ के जो मज़दूर होते हैं उनके रहने वगैरह के लिए भी मतलब व्यवस्था करनी पड़ती है, अरेंजमेंट करना पड़ता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूर के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। तो जो अमेरिका में कंपनी थी वहाँ पे निगरानी के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो मजदूर का अंदाज़ा था उसके अकॉर्डिंग ही काम होता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, यानी उनके पास सुरक्षा के सारे उपाय जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम भोपाल की बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फ़ौरन उसकी जगह दूसरा मिल जाता है। तो यहाँ के मज़दूरों की कोई कीमत नहीं मतलब मापी जाती है, क्योंकि इतनी बेरोज़गारी है कि एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, इसका फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले ना जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि जो लोग होते हैं वो थोड़ी सी तनख्वाह में, बहुत कम सैलरी में ही असुरक्षित तरीके से, बिल्कुल सेफ्टी नहीं होती और वो लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। मज़दूरों की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर जो मालिक हैं वो कार्यस्थल पर सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है उससे बच जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं उनका पैसा लगेगा और वो अपनी लागत को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। अब हम सुरक्षा कानूनों को देखते हैं। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। अब क्योंकि सरकार इसका मतलब कानून को बना रही है, तो लागू करने के नाते उसका ही ये काम है कि वो देखे कि ये अच्छे से मतलब लागू किए, अच्छे से ये कायम है या नहीं है। इन सब की देख रेख की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। हमारे आर्टिकल 21 में दिया गया है कि हर किसी के जीवन की रक्षा करना मतलब जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। कहीं ना कहीं किसी के भी जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और ये जो दुर्घटना हुई भोपाल गैस त्रासदी, इसमें तो मतलब लोगों की जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं समझी गई है। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तब गवर्नमेंट कहाँ थी, क्योंकि हर चीज़ को इग्नोर किया गया। जब एक व्यक्ति उसमें मर गया था उसके बाद भी चीज़ों को इग्नोर किया गया, तो ये पूरी तरह से मतलब गलत है। तो इस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो कहाँ थी, वो क्या कर रही थी। पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून बहुत ढीले हैं। एक तो कानून जो है वो बहुत ढीले हैं और जो हैं भी थोड़े बहुत, उसको ठीक से लागू नहीं किया जाता है। सरकारी अफसर जो होते हैं इस कारखाने को खतरनाक कारखाने की श्रेणी
गली में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कोई ऐतराज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं केमिकल की चीज़ें बन रही थी और इसे एक खतरनाक कारखाने के रूप में रखना चाहिए था, एक डेंजर इंडस्ट्री के रूप में रखा जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसको जो घनी आबादी वाला इलाका था वहाँ से दूर खोलना चाहिए था, लेकिन इसको ऐसे एरिया में खोला गया जहाँ पे बहुत से लोग रहते थे, एक घनी आबादी वाला वो इलाका था। ये लोग घनी आबादी वाले इलाके में इसलिए अपनी फैक्ट्री लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं और बहुत सस्ते दाम पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी लापरवाही थी। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिक उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। तो जब इस पे सवाल उठाया गया तो भी जो गवर्नमेंट थी वो बहुत उसने केयरलेस रवैया दिखाया। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीक या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपना एक सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। तो इस तरह की जो प्रक्रिया थी इसको गवर्नमेंट के द्वारा बार बार परमिशन देती, मतलब जो गवर्नमेंट थी कहीं ना कहीं मतलब उसने अपना आंख बंद करके बिल्कुल बार बार जो वो कारखाना था वहाँ पे परमिशन दी थी। तो थोड़े से पैसों के लिए सब लोग हर चीज़ को भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई भी मतलब जो वहाँ के वर्कर्स थे वहाँ की सेफ्टी की किसी ने चिंता नहीं की, वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों की किसी ने चिंता नहीं की, सबने बिल्कुल केयरलेस रवैया अपनाया था। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। एक व्यक्ति मर चुका, इतने सारे लोग घायल हो गए, लेकिन उसके बाद भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। कानून बनाने और उसको लागू करने वाली संस्था के लिए ये रवैया बिल्कुल भी सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने के बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज करती जा रही है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है, जो निजी कंपनी है वो भी नज़रअंदाज करती है। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल बन जाता है कि वो जो भी नियम बने हैं उसको बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से लागू करे, बहुत कड़क तरीके से इसको लागू करे। कोई भी मतलब अगर इसका उल्लंघन करता है तो उसको मतलब बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। और जो भी लोग इसमें मतलब इतना केयरलेस रवैया रखते हैं वो बिल्कुल गलत होता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। अब हम बात करते हैं कि जो पहले हमारा पर्यावरण था उसको बहुत फ्री की चीज़ माना जाता था, लेकिन 1984 के बाद पर्यावरण को थोड़ा सीरियसली लिया गया है और कई नए कानून भी बनाए गए हैं। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून था। इस कानून को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमज़ोर थी। तो 84 से पहले हमारे यहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट है इसके लिए बहुत कम लॉज थे। इसके अलावा जो लॉस थे भी उनको अच्छे से लागू नहीं किया जाता था। पर्यावरण को एक मुफ्त की चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फ़ायदा मिला बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। तो कोई भी इंडस्ट्री लगा रहा है वो लगा सकता है, बिल्कुल उसकी मतलब मन मर्जी थी सबकी। इंडस्ट्री लगा सकते थे लोग, हवा को पानी को जितना मर्जी प्रदूषण मतलब फैला सकते थे, किसी को मनाही नहीं थी, बिल्कुल खुली छूट थी। और इस तरह के जो ढीले सुरक्षा मानक थे इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कंपनी थी उसको इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये प्रदूषण से निपटने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है उनको नहीं खर्च करना पड़ा। जिस भी तरह की उन्होंने चीज़ें चाही वो इस्तेमाल किया और बिल्कुल पर्यावरण को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा के रख दिया था। भोपाल त्रासदी में कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस के शिकार बन गए जो इस कारखाने से किसी भी तरह से नहीं जुड़े थे। वो बस वहाँ पे आसपास रहते थे, ना वो वहाँ पे काम करते थे, ना उनका उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें कई लाख लोग मारे गए, कई लाख लोग बीमार पड़े रहे और आज भी उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब है। लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमज़ोर हो वो ना केवल मज़दूरों से ही संबंधित हैं, उनमें उन लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया
जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। उसके बाद लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो कानून बनाए गए हैं वो ना सिर्फ मज़दूरों से रिलेटेड हैं, बल्कि वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, उनसे भी रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो भी तो इस दुर्घटना में प्रभावित होते हैं। जैसे अगर किसी एरिया में कोई इंडस्ट्री लगी है, वहाँ से कोई मतलब भयानक धुआं निकलता है, तो उस वजह से सिर्फ वहाँ के जो वर्कर होंगे उनको नुकसान नहीं होगा, बल्कि आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी तो नुकसान होगा। इसीलिए हमें एक अच्छे कानून की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि हम इससे बचाव कर सकें। सबसे ज़्यादा सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर्यावरणवादी पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों ने लोगों के दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार के पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। उसके बाद कई नए कानून बने। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समस्या थी, हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नहीं किया जा सकता, मतलब उसे सिर्फ औद्योगिक विकास के लिए खराब नहीं किया जा सकता। हमारा जो पर्यावरण है उसको हम सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को विकसित करें, इसके लिए हम उसको ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी की पीढ़ी है उसका तो हक है ही, आने वाली जो पीढ़ी है उसका भी हक है। तो हम अपने पर्यावरण को इस कदर ख़राब नहीं कर सकते। हमें आगे बढ़ना है, विकसित होना है, पर विकसित होने के लिए हम बहुत लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। सबसे ज़्यादा तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अदालत ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उसके बाद अदालत ने, क्योंकि हमें जीवन का अधिकार दिया गया है, हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार दिया गया है, तो जैसे हमारे लिए खाना पानी ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लिए स्वस्थ पर्यावरण भी ज़रूरी है। जैसे एक व्यक्ति को जीने के लिए साफ़ पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही जीने के लिए हमें साफ़ ये पर्यावरण की भी ज़रूरत होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन का अधिकार ही है। ठीक है, तो इस पे अदालत ने भी कई फैसले दिए बाद में। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य का जब मुकदमा हुआ था, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो हर व्यक्ति को प्रदूषण मुक्त हवा मिलनी चाहिए और पानी का अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, इससे किसी से भी इसको छीना नहीं जा सकता। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। उसके बाद अदालत ने ये फैसला दिया कि ये काम गवर्नमेंट का है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल करे, और जो भी दोषी है इसमें, अगर कोई भी इस तरह का काम करता है, प्रदूषण को ख़राब करता है, जो हमारा पर्यावरण है उसको ख़राब करता है, तो फिर उसको जुर्माना दिया जाना चाहिए, या फिर जो भी प्रक्रिया हो, अगर सज़ा की प्रक्रिया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम भोपाल की स्थिति को देखें, तो वहाँ पर भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हेडपंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया था। लेकिन फिर भी वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो मतलब क्योंकि उनके पास कोई और सोर्स नहीं था पानी का, इसकी वजह से वो लोग उसी के नलके से पानी मतलब पी रहे हैं, जिसको कि रेड कलर से पुतवा दिया गया है कि इसका जो पानी है वो ख़राब है। लेकिन लोग इतने ज़्यादा मजबूर हैं आज भी कि वो लोग मतलब उस जगह का पानी पीने से बिल्कुल मतलब मजबूर हैं, वो बुरी तरह से उनको वहीं का पानी पीना पड़ता है। तो इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब है अगर हम पर्यावरण के मामले में देखें तो। जन सुविधा के रूप में पर्यावरण, और जो हमारा पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं हमारी जन सुविधा का पार्ट बन गया है। जैसे हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरत है, हमारे लिए परिवहन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह हमारे लिए अच्छा पर्यावरण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल के वर्षों में न्यायालय ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। जैसे कि दिल्ली में कई सारी इंडस्ट्री है, कई सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। इसके अलावा उनका जो पानी होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ की नदियों को ख़राब करता है। तो इसीलिए अदालत ने ये आदेश दिया है कि इस इंडस्ट्री को मतलब शहर से दूसरे इलाकों में बसाया जाए, जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ से इसको हटाया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को दूषित कर रहे थे। इन कारखानों की जो गंदगी थी उससे यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी, क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। तो कारखानों की वजह से धुआं तो निकल ही रहा था, इसके अलावा पानी भी ख़राब हो रहा था। बिल्कुल भी सेफ्टी के साथ इसको नहीं चलाया जा रहा था, बिल्कुल मतलब
जो पर्यावरण था उसको बिल्कुल ताक पे रख दिया जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़ायदे के लिए लोग काम करते रहते हैं। अदालत की कार्रवाई से एक समस्या हल हुई लेकिन दूसरी समस्याएं पैदा हो गई। जब अदालत ने ये फैसला दिया तो इससे कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई लेकिन कुछ और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जैसे कि कारखाने के बंद होने की वजह से जो मज़दूर थे वो बेरोजगार हो गए, बहुतों को दूर दराज के इलाके में जाके काम करना पड़ा। और अब प्रदूषण की समस्या इन इलाकों में पैदा हो रही थी, तो जहाँ से कंपनी को बंद किया गया उसके बाद नई जगह पे खोला गया तो वहाँ पे अब प्रदूषण की प्रॉब्लम शुरू हो गई और जो मज़दूर थे वो भी बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गए। ठीक है, इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चली गई। जहाँ एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज़्यादा चिंता रहती है। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर हुए ताज़ा अनुसंधान से ये बात सामने आई कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं लेकिन वह अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान नहीं रखते। तो ये रिपोर्ट आई है कि अब जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन इस चक्कर में बहुत से जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री को शहर के बाहर ले जाने चाहिए, लेकिन वो लोग जो गरीब हैं उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें सरकार की भूमिका हो जाती है कि वो हर एक फैक्ट्री को ये आदेश दे कि वो लोग पूरी सेफ्टी के साथ काम करें, इसके अलावा ऐसी किसी भी चीज़ का यूज़ ना करें जिसकी वजह से जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है। तो इससे हमारा पर्यावरण भी बच जाएगा, इसके अलावा जो लोग हैं उनकी जॉब्स भी बच जाएगी। वातावरण का लाभ सभी को मिल सके, इसका एक तरीका यही है कि कारखाने में ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जाए। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वो कारखाने को प्रोत्साहन दे और प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाए। कोई भी अगर प्रदूषण फैलाता है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना लगाया जाए। इस तरह जो मज़दूर हैं उनको भी रोज़गार मिल जाएगा और सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा, दोनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी। एक और चीज़ें जो देखी जाती है आजकल बहुत ज़्यादा, जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें से जो धुआं निकलता है उससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में ये बात कही थी कि जो दिल्ली है वहाँ पे डीजल से चलने वाली जो सार्वजनिक गाड़ियाँ हैं उसमें सीएनजी का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, क्योंकि सीएनजी के इस्तेमाल करने से जो वायु प्रदूषण होता है वो कम होता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो अदालत है उसने ये आदेश दिया है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई थी ये सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की, उसमें ये बताया गया है कि अभी भी दिल्ली की जो हवाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा विषैले पदार्थ मिलते हैं। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों कारों से पैदा होती है। ठीक है, तो अगर गाड़ियों में सीएनजी का इस्तेमाल किया जाए तो कितना अच्छा ये एग्जाम्पल है कि जो गाड़ियाँ अगर उसमें सीएनजी का इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए जागरूक करना चाहिए और इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें सीएनजी का ही यूज़ करना चाहिए, जितनी भी सार्वजनिक गाड़ियाँ हैं ये सारी इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।